आलू के गुटखे खाने से शुरुआत हुई और समोसे का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो दीक्षा पांडे, वेलकम। मुझे आलू बहुत ही अच्छा लगता है और पहाड़ी आलू की तो मतलब बात ही अलग है। 2019 के आसपास उस समय समोसा पार्टी की शुरुआत करी और आज हम इंडिया की सबसे बड़ी समोसा ब्रांड है। हमारे 60 आउटलेट्स हैं 5 सिटीज़ में। हम लोग दिन के 35,000 समोसे बनाते हैं। क्योंकि आप को फाउंडर हैं और आपके हस्बैंड इसमें साथ में हैं, ये दगड़िया कहाँ मिले आपको? हम एक दूसरे को पहले जानते थे। इनफैक्ट हमारी लास्ट ईयर शादी हुई है, तो हम पहले को फाउंडर पहले थे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप पहले थी और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग क्योंकि झगड़े नहीं होते हमारे। नया भारत है, इंटरनेट रेवोल्यूशन है और एजुकेशन का रेवोल्यूशन है। आपके पास कितने डिटर्मिनेशन ग्रिट है, आप जो पकड़ें वो अच्छे से करें। आप किराने की दुकान भी चला रहे हैं, आप उसको अच्छे से चलाएं, देखें मेरे कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैं इसको और आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक इतना पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा पोटेंशियल है। जुलाड़ में नानचिरा बेटी ऐसे चाहिए। यस, मैं हिंदी डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो जब भी मैं अगर जाती थी ना तो बाकी स्कूल के या बाकी जो कंपेटिटर्स हैं वो देख के बोलते अरे दीक्षा आ गई, छोड़ो गोल्ड मेडल गया। पहाड़ी गाना, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली लागे छी नाखे की नथुली, इतना ही आता है। नमस्कार, पहलाग प्रणाम। मैं हूँ दीक्षा पांडे समोसा पार्टी से और मैं आज हूँ काव्या के साथ उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट पे। नमस्कार, पहला प्रणाम। देख चुके हैं प्रोमो में आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातचीत। तो बात यही है कि आलू के गुटखे खाने से शुरुआत हुई और समोसे का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो दीक्षा पांडे, वेलकम। थैंक यू सो मच काव्या। कितने आलू के गुटखे खाए हैं आपने? बहुत, मुझे आलू बहुत ही अच्छा लगता है और पहाड़ी आलू की तो मतलब बात ही अलग है। तो बहुत आलू के गुटखे खाए हैं, बनाए हैं। बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था, कभी पता नहीं था कि मैं F&B लाइन में जाऊंगी। एक्सीडेंटली चली गई, काफ़ी साल तक जॉब की, ओबरॉय होटल्स में काम किया, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद इंटरनेशनल नेशनल हर लेवल पे सब कुछ देखा और सीखा। अवार्ड्स मिले, बेस्ट F&B मैनेजर इन द कंट्री का अवार्ड मिला। उसके बाद लगा कि चलो अभी और कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद QSR इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की, जो कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आप बोलते हैं। पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया यम ब्रांड्स के लिए। उसके बाद चाय पॉइंट नाम से एक स्टार्टअप है, वहाँ काम किया। तो समझ में आया कि इंडिया में क्या चाहिए लोगों को, और मैं इतने सालों तक पिज़्ज़ा, बर्गर, टाको ये सब बेच रही थी। बट असली जो हम हिंदुस्तानियों को चाहिए, चटकारे भरा हमारा जो लोकल नेशनल फूड है, राइट। तो 2019 में, एंड में 2019 के आसपास, उस समय समोसा पार्टी की शुरुआत करी और आज हम इंडिया की सबसे बड़ी समोसा ब्रांड है। हमारे 60 आउटलेट्स हैं 5 सिटीज़ में। हम लोग दिन के 35,000 समोसे बनाते हैं, जो मैं अकेले नहीं बना सकती। तो हमारी टीम है, बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्लान ये है कि समोसे को, कचौड़ी को, जो हमारे लोकल डिशेस हैं, इसको एक दिन पूरी दुनिया में लेके जाना है और बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि खुशी खुशी सबको दिखाना है कि ये देखो ये हमारा खाना है। तो ये नैनताले की मधुली गाना तो हमने बहुत सुना था। ये नैनताले दीक्षा, नैनताल बेटी बेंगलोर तक कैसी पुजी? बट मैं स्टॉप ली कहाँ जाग में, मतलब पहली में नैनीताल पे दिल्ली गई, दिल्ली पे गुड़गांव, फिर कलकत्ता, फिर जयपुर। मतलब जाग में काम करो। पढ़ाई लिखाई नैनीताल में, पढ़ाई लिखाई सेंट मेरीज कॉन्वेंट नैनीताल में पढ़ो। फिर कॉलेज ले मैं नैनीताल में कर, मेरे सारे दोस्त सब ने गया छी, सब दिल्ली ले गए, कोई बॉम्बे ले गए, कोई कैन है गए। पर मम्मी तबीयत उन तकान मतलब बहुत ठीक नहीं रही, तो मैं नैनीताले रही। वहाँ DSB कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो सब्जेक्ट थी। पर साइड में केन के मके करन छी अपन, मतलब हमेशा से यस भाई कि मतलब टाइम ने वेस्ट करन छो। और यह बात ले भल भे उतकान के मतलब मोबाइल फ़ोन नहाती, इंटरनेट नहाती, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर ला, किताब पढ़ ला अपन, है ना। तो वो में टाइम लगा, केन के करे रहूँ बस, बाकी डेस्टिनी। तो टाई के इवेंट में हमारी मुलाकात हुई, बड़े बिरयानी वाले, बर्गर वाले, मोमोज वाले आए थे और उसमें अचानक से एक सरनेम पे ध्यान अटकती है क्योंकि पांडे लिखा हुआ था। मैंने कहा यार पहाड़ की लग रही है लड़की, और इन्होंने फिर वहां खुद ही बता दिया कि मैं तो पहाड़ से हूं। तो हमने कहा इनको हो रेडियो के स्टूडियो बुलाया जाए और उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट पे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि
ये आइडिया आपका था या आपके हस्बैंड इसमें को-फाउंडर है? यस यस, तो Okay. आइडिया दोनों का ही था एक तरह से, बट शुरुआत उन्होंने करी, अच्छा। पहली हिम्मत उन्होंने दिखाई। मैं थोड़ा डरपोक हूँ तो मैंने बाद में ज्वाइन किया, लेकिन अब करते करते दोनों ही साथ में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कितने आउटलेट हैं आपने बताया? 60 आउटलेट 60 आउटलेट, 5 5 सिटीज सिटीज में। और yes. अभी कितना बड़ा बिजनेस हो गया है ये, अंकों में बताएं तो? अंकों में कुछ करोड़ों में पहुंच गया है। हम लोग इस साल करीब करीब 50 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तो 50 करोड़ का समोसे का ब्रांड बन गया। मतलब अभी तो और भी बहुत ज्यादा आगे जाना है। आई थिंक अगर मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये लोग इतने हजारों करोड़ के बिजनेस हो सकते हैं, तो हम लोग अपने लोकल फूड को, हम लोग अपने लोकल कल्चर को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? तो आई थिंक हम लोग का सिर्फ एक प्रोडक्ट या बिजनेस के ऊपर अकेले ध्यान नहीं है, एक ज्यादा बड़ा मिशन है उससे। हम लोग चाहते हैं कि लोग, इंडियंस राइट, इन जनरल, हम लोग अपने खाने के ऊपर प्राइड दिखाएं, हम अपने कल्चर के ऊपर प्राइड दिखाएं। और काफी टाइम तक ये नहीं हुआ। हम लोग इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में चले गए कि हमें लगता है कि ये ज्यादा कूल है, कैपुचिनो पीना ज्यादा कूल है, उसको हम अपने फेसबुक में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम में दिखा सकते हैं। तो एक उस तरह से मतलब ब्रांड की जो पोजिशनिंग है वो ये है कि अपने खाने को शान से दिखाओ, अपने खाने को शान से खाओ और इसको सब जगह लेके जाओ। तो आई थिंक उस मिशन में उसको ड्राइव करने में ज्यादा मजा आता है। नंबर वगैरह ये सब जो है, ये तो एक नेचुरल आउटकम है। वो जो पैशन है कि हमको अपना कुछ बनाना है इंडिया के लिए, और इसको एक दिन देश विदेश में जैसे लेके जाना है कि एक दिन टाइम स्क्वायर पे समोसा पार्टी मिले, और आपको किसी दिन लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में समोसा पार्टी मिले, सिंगापुर में समोसा पार्टी मिले। तो उस तरह से हम लोग सोचते हैं और होपफुली एक दिन पहुंच जाए वहाँ। नहीं, आपके ब्रांड को जितना मैं देख पाया ऑनलाइन, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं पहाड़ों में देखता हूँ कि हम लोग वन अप नहीं कर पाते हैं। मतलब ट्रेडिशनली जैसे फार्मिंग में भी है, एक ही तरह की फार्मिंग 100 साल से हो रही है। रोड साइड पे जो रेस्टोरेंट या होटल है वो एक ही तरह से वो कर रहे हैं। आपने क्या किया, उसको एक वन अप देते हुए एक बकेट में ले आए कि समोसा सिर्फ यार प्लेट में क्यों मिले, वो बकेट का मील क्यों ना बने, वो लेट नाइट मंचिंग वाला मील क्यों ना बने, उसमें बड़े कूल आपने चीज़ें यूज़ करी हैं। तो ये कैसे हुआ? वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो कस्टमर फीडबैक, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि समोसा अनफॉर्चुनेटली ना बहुत लो लेवल पे बन रहा था, और अभी भी हम लोग इसके अगेंस्ट काफ़ी काम करते हैं कि उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, कैसे लोगों के माइंड में ये ला जाए कि ये हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छे ऑयल में बना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें बिकॉज जनरली बहुत लोकल लेवल पे रह गया, तो उस वजह से हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है, स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम है। लोग खराब ऑयल यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करते चले जाते हैं, कोई उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। और इस वजह से देखा भी जाता है कि ये अनहेल्दी है आपके लिए, बहुत उसके ऊपर टैग लगा दिया गया है। बट एक्चुअली अगर हाइजीनिक तरीके से बनाया जाए, अच्छे ऑयल में बनाया जाए, आप ऑयल को रेगुलरली फिल्टर कर रहे हैं, जो खराब हो गया है उसको आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो पूरे जितना भी मैंने अपने करियर में सीखा था, जो भी इंटरनेशनल फूड सेफ्टी की प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की, तो वो सबसे पहले हम वो पूरी फूड सेफ्टी को अपने सिस्टम में लेके आए कि ये इस तरह से बनना चाहिए यहाँ पे। और हमने कोविड के बीच में शुरुआत की, तो हाइजीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए कि टीम पूरा सब कुछ सैनिटाइज कर रही है, हाथ धो रहे हैं, जो फूड हैंडलर्स हैं उनके प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, ताकि जो खाना आप तक पहुँच रहा है कस्टमर के पास तक, वो सबसे पहले तो सेफ हो। सबसे पहली चीज़ फूड में सेफ्टी होती है, राइट। उसके बाद आता है उसकी ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, फ्लेवर्स। तो हम लोग करते हैं करीब आज की डेट में 18 टाइप के समोसे, उसमें अलग अलग तरह की फिलिंग्स हैं, अलग अलग तरह के साइजेस हैं। और समोसा एक्चुअली एक ऐसा प्रोडक्ट है, जितना हम लोग सीखते गए फिर ये समझ में आया कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं है। आप साउथ में जाइए, वहाँ पे वो पट्टी स्टाइल के समोसे मिलते हैं। आप कच्छ, गुजरात, वेस्टर्न साइड में जाइए तो वहाँ पे आपको ईरानी स्टाइल के समोसे मिलते हैं। और समोसा ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आज की डेट में समोसा 140 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो वो हर जगह जाता है, हर जगह है, और अलग अलग सबके वेरिएशन है। तो उन सब को लेके जो भी वेरिएशंस हमें लगे कि कस्टमर्स को लेके आने चाहिए, वो हमने अलग अलग फॉर्मेट में दिए हैं। तो और इतनी उसमें हमने एक तरह से कन्वीनियंस बिल्ड करने की कोशिश की है कि आप और मैं ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, हमको एक चिप्स का पैकेट खोलने की तरह ही सिंपल होना चाहिए। तो कुछ समोसे हमारे ऐसे भी हैं जिसमें ऊपर से स्प्रिंकल्स जाती हैं, तो आपको उसको चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चिप्स का पैकेट खोल के खाते हैं, वैसे ही बस एक बकेट खोल के खा लीजिए।
तो धीरे धीरे कस्टमर्स के फीडबैक के साथ में अभी इतनी रेंज हम लोग लेके आए हैं, एंड इट इज़ क्लीनर, इट इज़ टेस्टियर, हेल्दियर, एवरी टाइम फ्रेश ऑन ऑर्डर। तो आप जब भी ऑर्डर करते हैं आपका समोसा आपके लिए उसी समय फ्राई होगा, जिसका मतलब है कि वो क्रिस्पी क्रंची रहेगा, वो माइक्रोवेव से निकल के आपको वो सॉगी हो जाता है, जो उस तरह का समोसा हम लोग नहीं देते। तो आज तो रेडियो स्टेशंस में पॉडकास्ट शूट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो आज तो सफलता की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये इतना ही आसान था क्या, या कुछ थे मतलब बीच में हर्डल्स ये वो आते ही हैं? नहीं, हर्डल्स काफ़ी आते हैं काव्य, और आप काफ़ी रिलेट करेंगे, आपने भी अपनी जर्नी ऐसे शुरू करी है, राइट? तो अच्छी जॉब है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, और आप एक सर्विस क्लास फैमिली से आते हैं जिन्होंने हमेशा गवर्नमेंट जॉब करी है, तो उनको तो समझ ही नहीं आता। पेरेंट्स ने बोला ये तो पागल हो गई है, अब ये क्या कर रही है। पहले इसने सब कुछ मतलब अच्छी जगह पे पढ़ाई की, OCLD किया, IIM गई, सब कुछ किया, उसके बाद अब ये समोसे बेचेगी, और वो भी कुछ पता ठिकाना है नहीं, खुद की कंपनी शुरू करनी है, वो भी इतनी दूर बैंगलोर में बैठे हुए हो, तुम ये सब कर रहे हो। तो काफ़ी रेजिस्टेंस थी, एंड आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं कर लूँगी या देख लूँगी, राइट? तो उस टाइम पे मैंने जब जनवरी 2020 में पापा से बात हुई, तो उन्होंने कहा देखो 6 महीने हैं, 6 महीने में कर लो शौक पूरे जो करना है करो, ये नहीं होगा अगर 6 महीने बाद तो जून में जॉब ज्वाइन कर लेना। तो मैंने छोटा सा एक अमाउंट अपना एक बैंक अकाउंट में डाली, बोले ये पैसे हैं, इसमें मुझे अगले 6 महीने सर्वाइव करना है, और बाकी सारे क्रेडिट कार्ड ये वो सब बंद कर दिए ताकि अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रहे, राइट? और वो 6 महीने पता था टफ होंगे, बट कोविड आ गया, तो वो टफ से मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी हो गए क्योंकि सप्लाईज बहुत मुश्किल हो गई, दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी हो गई। मैं उस टाइम पे अकेले रहती थी बैंगलोर में, तो आप एक तरह से कट ऑफ हो गए हर चीज़ से। तो मेंटल प्रेशर भी है, बिजनेस का प्रेशर है, और टीम थी हमारे पास, 30-40 लोग थे। ज़्यादातर लोग इस तरह के बिजनेस में जो आते हैं वो गांव वगैरह से आके आपके साथ जुड़े हैं, वो खाना बना रहे हैं या वो सर्विस कर रहे हैं आउटलेट में। तो एक तरह से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इमीडिएटली कि अब कुछ भी करके इसको आगे ही बढ़ाना है, ये 6 महीने वगैरह छोड़ो, अब तो जो भी है इन लोगों की लाइफ और इनका लाइवलीहुड आपके हाथ में है। तो हमने बहुत मेहनत की, मतलब कैसे कैसे काम किए क्या बताऊँ मैं। स्कूटर पे जाके किचन खोलना सुबह, और पुलिस आपको बाहर जाने नहीं दे रही है, तो उस तरह की छोटी मोटी मतलब रोज़मर्रा की हार्डशिप्स तो थी ही। उसके अलावा आपको रात भर ख्याल आते रहते हैं कि गलत तो नहीं कर लिया, सब ठीक हो जाएगा या नहीं। वो आई थिंक वो सबके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड था, बट धीरे धीरे करते करते हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और वो कस्टमर्स ने एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से भी हेल्प मिली। वो करते करते मतलब 6 से 8 महीने के अंदर हम लोगों का काफ़ी नाम हो गया था। तो लोग बात करने लगे थे, और हर तरह के लोग, ये नहीं कि लोगों ने बहुत सपोर्ट भेजा, बहुत ईमेल्स और मैसेजेस आने लगे। तो हमने कहा चलो इसको और लॉजिकली और बड़ा करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ फंडिंग वगैरह रेज की, तो उससे एक्सपैंड करने में हेल्प मिली। तो अभी करते चले जा रहे हैं। अभी तो आई थिंक आगे बहुत बहुत लंबी जर्नी बाकी है। पहला आउटलेट बैंगलोर में ही था? बैंगलोर में। तो बैंगलोर का मार्केट जितना मुझे समझ आया, बिकॉज मोनिका ने वहीं पे पढ़ाई भी करी, फिर जॉब की, और हम जब डेट कर रहे थे मैं अक्सर जाता था वहाँ, तो मैंने ये देखा हर नुक्कड़ पे वहाँ स्टार्टअप हो रहा है। हाँ, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो कोई कुछ चाय का खोल ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कुछ कर ले रहा है। तो ठीक है, आपको देखने को बहुत मिलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है, और स्पेशली रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो उस जगह पे एक नॉर्थ से गई लड़की समोसे का ब्रांड तैयार करने को लेके, तो उसमें नहीं लगा कि यार ये कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, इसमें कुछ यहीं का सेल कर लेते हैं जो यहाँ चलता है? नहीं, आई थिंक आपको सबसे बड़ी चीज़ है पैशन और कन्विक्शन, राइट? आपको अगर पैशन है कि मुझे ये करना है, तो आप जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको उसके ऊपर में फिर आप ऊपर ऊपर से चीज़ नहीं करनी है, राइट? उसमें एकदम डीप घुस के जाना है, इतना कि खुद आटा लगा रहे हैं, खुद ट्रायल कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे पहले मैं जब ओबरॉय में थी, तो मतलब वर्ल्ड के बेस्ट शेफ्स जो हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास उनका एक्सेस है। तो जब मैंने उनको बताया कि इस तरह से कुछ करना है और हमको फ्रेशली फ्राइड समोसा देना है, तो कोई नहीं क्रैक कर पाया उसको। सब कहने लगे ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने खुद ट्रायल्स किए, मतलब हम
ने 2000 से ज़्यादा ट्रायल किए होंगे सिर्फ प्रोडक्ट को परफेक्ट करने के लिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, और आज की डेट में लोग सब कुछ खा रहे हैं। मुझे मतलब कल पता चला LP विलास उन्होंने बता रहे थे कि यहाँ पे वो जापानीज़ रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो मैंने पूछा कि डिमांड है यहाँ पे? भाई अच्छा खाना है तो सब जगह डिमांड होती है, राइट। तो आई थिंक अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप अच्छे तरीके से बना रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से एम्फसाइज करूँगी कि हमने उसको जिस तरह से प्रीमियमाइज़ किया, एक डिग्निटी दी है समोसे को। लोग इज्जत नहीं करते समोसे की, है ना। बोलते हैं कि अगर कहीं मीटिंग हो रही है, कुछ बोलते हैं अरे समोसे कचौड़ी मंगा लेना, मतलब वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना आलू प्याज की तरह, या दाल भात बोलते हैं पहाड़ी में कि दाल भात की तरह ट्रीट करते हैं। समोसे का वही उतनी इज्जत है। तो उसको आपने रिस्पेक्ट दिलानी है, उसको हर तरह से अच्छे से बनाना है, उसके अराउंड, एंड स्पेशली आपको यूथ को अपील करना है कि जो यंगस्टर्स हैं वो ये ना कहें कि मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है। उनको आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस तरह से आप उनसे बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ों पे अगर मिलजुल के मतलब हर एंगल से काम किया जाए तो कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी चल सकता है। अब क्योंकि आप को फाउंडर हैं और आपके हस्बैंड इसमें साथ में हैं, ये दगड़िया कहाँ मिले आपको? दगड़िया एक्चुअली दगड़िया पहले दिन मिलते ही बोले ये क्या तुम पिज्जा बर्गर बेच रही हो, इंडिया को तो समोसे खाने हैं। तो पहले से जानते थे? हाँ, हम एक दूसरे को पहले जानते थे। इनफैक्ट हमारी लास्ट ईयर शादी हुई है, तो हम पहले को फाउंडर पहले थे, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप पहले थी, और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग क्योंकि झगड़े नहीं होते हमारे। बट बैंगलोर में ही मिले, और फिर उसके बाद ये साथ में काम शुरू किया, एंड नेचुरली एवरीथिंग प्रोग्रेस्ड। तो अभी हम दोनों बैंगलोर में ही रहते हैं। वो इंदौर से हैं, तो इंदौर में स्ट्रीट फूड का बहुत ज़्यादा चलन है। तो उनकी जो पैलेट है या जो एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह से खाना होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट में। घर में झगड़े नहीं हुए? फॉर इंदौर का लड़का ले आए। हाँ, वो होते हैं, बट आपने शायद बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया था, थोड़ा सा हेल्प हो गया होगा। उससे हेल्प हो गई थोड़ी, और काफी टाइम लगा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में भी कि, एंड पेरेंट्स पहाड़ी पेरेंट्स सीधे साधे अच्छे लोग, वो बोलेंगे चलो बच्चों को ये करना है, करने दो थोड़े दिन। तो पापा ने कहा कि चलो कर लो। फिर उसके बाद भी, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ कर ली हमने। आज हमने यहाँ पे सर्व कर दिया, या आज ये बड़े मूवी स्टार ने हमारा समोसा खा लिया, हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। वो सोचते ही होंगे कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ चल रहा है, कुछ तो कर रही है। अभी रिसेंटली हमने ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था वर्ल्ड कप का, आफ्टर द वर्ल्ड कप, जो T20 एक मैच हुआ था, तो उसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे ब्रांडिंग करने की। तो वो हमने वहाँ पे समोसा पार्टी की ब्रांडिंग की थी, और लार्ज स्क्रीन्स पे भी आ रहा था। तो वो मैच मम्मी पापा देख रहे थे नैनीताल से। तो उस दिन एक्चुअली उन्होंने जब वो मैच देखा, और उनको टीवी पे जब समोसा पार्टी का लोगो दिखा, तो उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके, मम्मी ने बोला चलो तुमने ठीक ही किया। तो और मैं स्पीकर पे बात कर रही थी, मेरे हस्बैंड वही थे, वो बोल रहे कि अब तक यही सोच रहे थे, क्योंकि वो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी फैमिली में तो बिजनेस का काफ़ी वो रहा है, बट टाइम लगता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि पेरेंट्स भी बोलेंगे, दोस्त भी बोलेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों से हेल्प मांग रहे हो, लोग आपका फ़ोन उठाना भी बंद कर देंगे। बट अगर आप अपने पैशन और कन्विक्शन के साथ खड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे जाके। तो कभी घर वाले ऐसा नहीं बोलते कि यार तुम मतलब देश को समोसे खिला रहे हो, और हम तो यहाँ अभी भी नैनीताल में कोई पुरानी फेमस दुकान होगी है? क्योंकि ये मेरे साथ बड़ा होता था, मैं 10-12 साल बाहर नौकरी कर लिया, मेरे घर वाले बता ही नहीं पाते थे मैं करता क्या हूँ। तो अभी 2018-19 में एक उत्तरायणी का कौतिक होता है बागेश्वर, एक दिन रात को मैं वहां गया, तो उस दिन जब स्टेज से मैंने बोला मेरे ये पापा हैं, तो उस दिन तब जाके उनको प्राउड फील हुआ कि चलो वो होता है। और क्योंकि एक्सपोजर इतना लिमिटेड है, और उनकी दुनिया थोड़ी अलग है, तो थोड़ा बहुत होता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, जब मैं पहले होटल में भी काम करती थी, राइट, तो आप होटल मैनेजमेंट जब शुरू करते हैं, आप टॉयलेट क्लीन करते हैं, आप बर्तन धोते हैं, आप लोगों के गंदे बर्तन उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम लोग तब भी हंसते थे, हमारे बैच में हम होते थे कि फ्रंट ऑफिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट अपने घर पे बता नहीं सकते हम करते क्या हैं, क्योंकि इट इज़ लुक डाउन अपॉन लोग। बट मेरी लर्निंग ये रही है कि मतलब इतनी लर्निंग है हर चीज़ में, कुछ भी छोटा नहीं है। शुरुआत करो कहीं से और लगे रहो उसके ऊपर, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और हमारे मतलब उत्तराखंड के जो यंग ऑडियंसेस या जो भी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं इस समय, आपको
कोई भी काम मतलब छोटा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात कि उत्तराखंड के लोग नेचुरली बहुत मेहनती होते हैं, हम लोग नेचुरली डिलिजेंट होते हैं, राइट। तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा सीधापन, हमारी जो लॉयल्टी है, वो मुझे लगता है कि वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको हम खुद नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। कई बार हमें लगता है और हम डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि अरे बाहर तो बहुत तेज़ लोग हैं, है ना, वो बोलते हैं ना, वहाँ जन जाए या इनर दगड़ जन घुलिए मिले होय बेच खाल को नहीं हो मैश बेच खाल और पत्ते ने चलल कागो छे और भली के रहे, है ना। वो आज भी कहते हैं मम्मी लोग फ़ोन में, कभी भी मैं फ्लाइट बोर्ड करती हूँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालती हूँ, यहाँ चलिए भली के जाए, भली के रहे। वो एक प्रोटेक्टिव जो एनवायरनमेंट है ना पहाड़ का, कि माँ बाप घर वाले सब हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारे जो बोलते हैं वैल्यूज़ हैं कि हम मेहनत करना जानते हैं, हम बहुत ज़्यादा चतुराई नहीं जानते। आई थिंक वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, और उसको हमको खुद रिकग्नाइज करके उसी के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कि जो फेलो पहाड़ीज हैं अपने बहुत सारे, क्योंकि ये नया भारत है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप उसकी तरफ, क्या सोचते हैं कि क्या बिजनेसेस जो हैं पहाड़ में बनाए जा सकते हैं? बिकॉज सिर्फ नौकरियों के भरोसे बैठे रहना, इंतज़ार करना, उसमें समय खराबी होगा इस वक्त पे, है ना। क्या लगता है जो पोटेंशियल की यार इस सेक्टर में हम कुछ कर सकते हैं गेम? आई थिंक हर जगह पे इतनी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है, राइट। जैसे आपने बोला नया भारत है, इंटरनेट रेवोल्यूशन है, और एजुकेशन का रेवोल्यूशन है। आज की डेट में आपको ज़रूरी नहीं है कोई डिग्री होना, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा आप कहीं विदेश से पढ़ के आए, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें जो बोलते हैं ना कि वो जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल हो गया है। आपके पास कितने डिटर्मिनेशन, ग्रिट है, आप जो पकड़ें वो अच्छे से करें। आप किराने की दुकान भी चला रहे हैं, आप उसको अच्छे से चलाएं, देखें मेरे कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैं इसको और आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक इतना पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा पोटेंशियल है। आई थिंक उत्तराखंड में भी, एंड स्पेसिफिकली देहरादून में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ में भी अगेन आई थिंक डिग्री का महत्व है, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक्सपोजर आज की डेट में आपको मिल रहा है। पहले क्या था कि एक्सपोजर लेने के लिए सबको घर छोड़ के बाहर जाना है, राइट। आप बाहर गए उत्तराखंड से, मैं बाहर गई, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले बाहर गए, दिल्ली गए और वहाँ से शुरुआत करी। बट आज की डेट में आपको सब कुछ घर बैठे आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे मिल जाता है। तो सही चैनल, सही चीज़ों से जुड़ें, समझें कि आपका पैशन कहाँ पर है, स्पोर्ट्स में है या आईटी में है या कॉमर्स में है, जिस भी चीज़ में है। आई थिंक इतने ऑप्शंस हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी ये नए भारत या जो पूरी दुनिया की आई थिंक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, राइट, उसमें ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको एक चीज़ नहीं जम रही है, नहीं समझ में आ रही है 1-2 साल, तो आप उसमें फंसे हुए नहीं हैं। आप रिस्क ले सकते हैं, आप बाहर आके कुछ और कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है उसके बाद भी आप, जैसे मेरे हस्बैंड है आईटी वाले, समोसे बेच सकते हैं, राइट। अगर आपने सीए किया है बट आपको अकाउंटिंग नहीं अच्छी लगती, आप कुछ और कर सकते हैं। तो वो जो फ्लूइडिटी आ गई है कि आप जो नहीं समझ में आ रहा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपना पैशन ढूंढ के फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी आप अच्छे से करेंगे, आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑल ओवर हैं, बट अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, और जो भी पिक करो उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे पैशन के साथ आप फॉलो कीजिए। बुलाड़ में नानचिना बेटी ऐसे चाहिए कस मतलब तसी एकदम पटर पटर। यस बचपन से मैं नैनीताल में, वो हमारा आर्य समाज में हर साल डिबेट कंपटीशन होता था, तो मुझे याद है अभी भी, मतलब उस टाइम पे जो हमारे 2000 में मैंने स्कूल वगैरह ख़त्म किया, तो उस टाइम से मतलब मैं हिंदी डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो जब भी मैं अगर जाती थी ना, तो बाकी स्कूल के या बाकी जो कंपेटिटर्स हैं वो देख के बोलते अरे दीक्षा आ गई, छोड़ो गोल्ड मेडल गया। क्योंकि डिबेटिंग का शुरू से बहुत शौक था, बहुत किया। इनफैक्ट मैं जर्नलिज्म करना चाहती थी। अच्छा। और फिर करते करते आप देखिए क्या कर रही हूँ। बढ़िया जी, वो ना कुछ मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कोई भी अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, मतलब उसको मार्जिन कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? छोटे से शुरुआत करें या फिर? वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब
शुरुआत में ही एकदम बूम सबसे बड़ा कर दो, कुछ लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे चलो। मुझे लगता है दोनों तरीके ठीक हैं, वो सिर्फ आपके पर्सनली उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रात को चैन से नींद आ जाती है तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, जैसे मेरी इनिशियली रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम थी, तो मुझे हर चीज़ में कुछ भी करने से पहले मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत ओवरथिंक करती हूँ। तो जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, आई थिंक सबसे बेटर आइडिया वही है। एक अप्रोच हर किसी को सूट नहीं होती। I have one question from one entrepreneur to another. जो co-founder, मतलब because एक होता है founder who's like leading it, the second is like the co-founder who's actually taking the backbone for the team. Co-founder की क्या भूमिका है? तो हमारी टीम में दोनों को-फाउंडर हैं, कोई फाउंडर नहीं है, कोई को-फाउंडर नहीं है, दोनों को-फाउंडर हैं। कोई डेजिग्नेशन नहीं है, क्योंकि आप एंड अगेन वो फिर आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी डायनेमिक्स पे जाता है कि आपकी क्या ट्यूनिंग है, किस तरह से है। तो हम लोगों ने जैसे आपस में दोनों ने डिसाइड किया है कि हम सब काम साथ करेंगे, सारी डिसीजन मेकिंग साथ करेंगे, लेकिन अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी चीज़ में हम अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ ए करना है, वो बोल रहे हैं बी करना है, तो जो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, जैसे प्रोडक्ट ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन चारों में से अगर कोई चीज़ में हम दोनों अग्री नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी फाइनल डिसीजन अमित का है वो चलेगा। और अगर फिर हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, इन्वेस्टर रिलेशंस को लेके, तो उसमें फाइनल डिसीजन मेरा चलेगा। तो वो क्लियर कट हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। नहीं तो स्पेशली अगर आप अपने स्पाउस के साथ बिजनेस बनाते हैं तो वो डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो कड़वाहट आ जाती है, वो नहीं चाहिए। वो पहले ही दिन बना दिया। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो आप डिसाइड करोगे हर डिसीजन सही होगा, कई बार चीज़ें गलत होंगी, तो उसमें और उसके बाद उसको वापस नहीं डिस्कस करना है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसको एक ओपन माइंड से प्रैग्मेटिकली फिर सॉल्व करना है। अदरवाइज वापस कहना कि नहीं ये मैंने कहा था गलत हो जाएगा, क्यों किया तुमने, वो तो सभी के साथ होता है। You said one more thing कि रात को आपको सपने आते हैं, राइट, कि कहीं गलत नहीं कर दिया। When you get these feelings, because obviously हम अभी बहुत early stage में हैं, like we are, मतलब 3 years हमें हुए हैं, but obviously it's a daily struggle, right, to fall and to get up, right? तो उस टाइम पे मतलब how do you handle this crisis? I'm not the best person because I also panic a lot, and I think in general women panic a lot, right? So but you have to find things outside of work also. हम लोग क्या करते हैं ना, शुरू में जब शुरुआत करते हैं तो मतलब ये आपका पूरा 24 घंटे, 24 क्या आपके पास 28 घंटे भी हो तो आप इसमें पूरा अब्जॉर्ब हो जाएं, तो वो नहीं करना है। थोड़ा इससे बाहर भी थोड़ा सा अपना पैशन ढूंढना है कि कुछ और भी है, रीडिंग है, म्यूज़िक है, सिंगिंग, डांसिंग, वट एवर इट इज़, राइट, इवन कुकिंग फॉर दैट मैटर। अच्छा खाना बना के साथ में मिल बांट के फैमिली के साथ खाएं, उसी से सारा स्ट्रेस भी डिफ्यूज़ हो सकता है। फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आउटसाइड ऑफ वर्क, क्योंकि आप काम वालों के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे तो आप फिर काम की बातें करेंगे, जितनी भी कोशिश करें वो वापस घूम के काम की बातें शुरू ही हो जाती हैं। तो इससे बाहर भी जो सर्कल है ना वो बहुत ज़रूरी है। अपने अगर मन में कुछ है तो उसको किसी एक न्यूट्रल पार्टी के साथ आप शेयर कर सकें, जो आपको, कई बार ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो सिर्फ सुन लेते हैं, उनसे आपको कोई सजेशन नहीं चाहिए, बस अपना मन हल्का हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक कम्युनिटी, एक सर्कल बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली मैं इतनी पहाड़ी हूँ दिल से कि मेरा जो स्कूल का, हम लोग का गर्ल्स का नैनीताल से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम भांग की चटनी है। तो हम अपना दुख, दर्द, खुशी सब कुछ जो है भांग की चटनी में बांट देते हैं, और कोई जज नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, और सबकी जर्नी अलग अलग चल रही है। एक फ्रेंड है जो शी इज़ मैरिड इन द आर्मी, तो वो वहाँ अभी मणिपुर में है, कोई बैंगलोर है, कोई दिल्ली है, एक सैन फ्रांसिस्को है। मतलब लोग सब जगह बाहर बाहर हैं, बट एक दूसरे के साथ अपनी जो बचपन की जो कम्युनिटी है वो आपको कभी जज नहीं करती। तो यू हैव टू फाइंड सच पिलर्स, सच पीपल इन योर लाइफ। बढ़िया, क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते रेडियो स्टेशन है, यहाँ गाने चलते हैं। और जैसा कि दीक्षा ने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी, पर पीछे से मुझे ऐसा लगा वो गाना भी गाती होंगी। फंसाने वाले। सुना दो इसी बात पे। पहाड़ी गाना, मुझे पहाड़ी गाने बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली, बट मैं बहुत अच्छा गाती नहीं हूँ। थिंकिंग ये अभी नूपुर पंत ने गाए हैं बहुत सारे अच्छे पहाड़ी गाने, राइट।
गाती है, कौन सा है वो, और आजकल तो इंस्टाग्राम में भी बहुत चल रहा है ना, गुलाबी शरारा। वो मैंने एक्चुअली पहली बार सुना किसी बहुत फेमस एक्टर की रील पे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, आई वाज सो हैप्पी, आई जस्ट जंप्ड अप, आई सेड ये तो पहाड़ी गाना है। अब मैं गाऊं क्या, आपने फंसा दिया गावे, नहीं मुझे वर्ड्स नहीं आते। कोई पुराना पहाड़ी गाना? सदाबहार, सदाबहार इज बेड़ू पाको। ना ये नहीं ये नहीं गाता है। लेटेस्ट म्यूजिक आई एम नॉट अपडेटेड। मैं बेड़ू पाको गा सकती हूँ 2 लाइन, मैं गा सकती हूँ अपना ये हाय तेरी रुमाला, प्लीज गो अहेड। वो बहुत टफ गाना है वो। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली लागे छी नाखे की नथुली, इतना ही आता है।